नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस और बीजेपी अब पंचायत चुनाव में आमने सामने है। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। चुनाव आयोग को लेकर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कि वे संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती रही, लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा इन संस्थाओं का सम्मान करती आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में उन्हें झांकना चाहिए। पंचायत चुनाव को टालने के लिए कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। बयानों का दौर शुरू हो गया है और एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, कटाक्ष किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत शुरू है उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही है। एक बार फिर से राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर नजर आई। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई नई बात नहीं है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने से पहले हमेशा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान करती आई है और संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम करती हैं। कांग्रेस ने हमेशा अपने लाभ के लिए इन संस्थाओं का उपयोग किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। और रही चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात, तो जो कोर्ट का जो आदेश है, माननीय न्यायालय के आदेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ और सिर्फ इस जो पंचायत चुनाव इसको टालने के लिए और अनर्गल बयानबाजी करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रह गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र पेटवाल देहरादून से फोनो लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, पंचायत चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार पर क्या कुछ कहा गया है और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को लेकर क्या कुछ बयानबाजी की गई? देखिए, लगातार एक पहेली के रूप में उत्तराखंड का पंचायत चुनाव देखा जा रहा है। पहले समय पर चुनाव न होना, फिर आरक्षण को लेकर बवाल होना, उसके बाद फिर कोर्ट में मामला जाना, फिर मतदाता सूची में दो जगह नाम अंकित होना, आयोग का उसको क्लीन चिट देना और फिर न्यायालय का उसको अनुचित ठहराना। इस तरह के तमाम कई सारे विवाद हैं जो उत्तराखंड पंचायत चुनाव में सामने आ रहे हैं। एक नया विवाद अभी शुरू हुआ कि कांग्रेस ने जिस पर अपनी आपत्ति जताई है कि आयोग ने जो अपना निर्णय था, दो जगह से जो कैंडिडेट्स निकाय में जिसने वोट दिया हो और अब वो पंचायत में भी उसने अपनी दावेदारी की है, तो लिहाजा उसको निरस्त होना चाहिए, लेकिन आयोग ने उसको उचित ठहराया था। उन्होंने कहा इससे उसका आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने उसको उचित ठहराया कि एक प्रत्याशी है वो एक जगह से ही वोट कास्ट कर सकता है और अगर उसने आवेदन किया है तो उसका आवेदन निरस्त होगा। तो अब भाजपा कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान कर रही है। तो अगर आज इस निर्णय का सम्मान हो रहा था तो क्या आयोग को ये पहले से पता नहीं था या सरकारों को ये पहले से पता नहीं था कि जो वोटर्स है उसने अगर निकाय चुनाव में अभी हाल ही में वोट दिया है और उसका नाम निकाय में भी दर्ज है और अब वो पंचायत में भी अपनी उम्मीदवारी कर रहा है, पंचायत में इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसे ही जो मतदाता है उसने निकाय में अपना मतदान का प्रयोग किया है, अब वो पंचायत में कर रहा है, तो अनुचित है। तो ये बात पहले से ही सबको पता थी और पहले भी नियम थे, लेकिन अचानक आयोग ने बीच में एक आदेश जारी किया कि उसका जो आवेदन है इस लिहाज से निरस्त नहीं किया जा सकता कि उसने निकाय में भी और पंचायत में भी अपने मताधिकार का वो प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इस पर एक लंबी सियासत हुई है और लबो-लोहाब लास्ट में यही फैसला निकला कि कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा और उसका सभी सम्मान करेंगे।
तो मुझे लगता है कि अभी भी उत्तराखंड में जो पंचायत के चुनाव हैं उनकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं नहीं, क्योंकि एक इससे भी बड़ी बात अब निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड में 54% लगभग ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें किसी ने आवेदन ही नहीं किया है। तो कैसे आप लोकतंत्र को मजबूत कह सकते हैं कि जब 54% ग्राम पंचायतों में उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे, उनमें ग्राम पंचायतों का गठन ही नहीं होगा, तो क्या सरकार दोबारा पंचायत चुनाव में जाएगी? तो अभी भी कयासों के कई बादल हैं। मुझे लगता है कि ये जो पंचायत चुनाव है इसमें ये कसमकस अभी बनी रहेगी और रिजल्ट आने के बाद भी स्थितियां बनी रहेंगी कि क्या जो चुनकर आए हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 54% जो माना जा रहा है कि लगभग ग्राम पंचायतें खाली हैं। तो प्रदेश में कैसे मान सकते हैं कि पंचायत के चुनाव संपन्न हो गए हैं और छोटी सरकारों का गठन हो चुका है? बिल्कुल। अब जितेंद्र, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये सियासत कहां जाकर थमती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट के एक फैसले ने राज्य निर्वाचन आयोग को मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव में वोटर और प्रत्याशियों को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि कुछ वोटर और प्रत्याशी हैं जिनका नाम निकाय और पंचायत चुनाव दोनों में ही है, दोनों ही लिस्ट में है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने निकाय चुनाव में वोट भी किया है, जबकि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति 2 जगहों पर वोट नहीं कर सकता। और वही कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेंगे। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। बाकी ये सही बात है कि 2-2 जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए अपना काम किया है और इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है। और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है और 52% हमारी मातृशक्ति आज उत्तराखंड के अंदर पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और जो भी हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया उसका हम पालन करेंगे। वही खादी आश्रम के बाहर पीएम मोदी के बैनर लगाए जाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गांधीवादी संस्थानों के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए इसका तीखा विरोध किया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को गांधीवादी की नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी का तर्क है कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और उनके चित्र लगाए जाने में कुछ भी अनुचित नहीं। खादी आश्रम पर मोदी बैनर विवाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सियासत शुरू कर दी है, विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। खासतौर पर ऊंची हाइट और आपत्तिजनक गानों वाले डीजे पर सख्ती बरती जा रही है। मंगलौर में पुलिस ने गुंड मंडी पहुंचे कई डीजे को रोकते हुए वापस लौटा दिया है और उनके मालिकों को नोटिस भी थमाया गया। हालांकि शिव भक्तों का कहना है कि गाइडलाइन का हल्का सा उल्लंघन होने के बावजूद उनके डीजे रोक दिए गए। इस पर सीओ मैंगलोर विवेक कुमार का कहना है कि जिले में ऊंचे डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और इस बार यात्रा के दौरान कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डीजे बैन को लेकर इस तरीके से यात्रियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन बेहद
सख्त रुख अपनाते हुए इन डीजे के मालिकों को नोटिस थमाया गया है और लगातार एक्शन जारी है। देखिए, हर रूट पर प्रशासन की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल नहीं है, उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, इसका ख्याल रखते हुए प्रशासन ने इन डीजे मालिकों को नोटिस थमाया है। जैसे कि गाइडलाइन थी 10 से 12 फीट की, जो गाइडलाइन 10 × 12 फीट में जो गाइडलाइन थी हमारी डीजे की, तो उसके उल्लंघन की जो यहाँ पे जो डीजे गुड़ मंडी में लगे थे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 12 फीट की बजाय जो इनका हाइट है और जो इनकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी पुलिस टीम के साथ जो है अभी इनको निर्देशित भी किया गया है और इन सबको डीजे को खुलवा के जो है वापस किया जा रहा है। तो जो भी गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। ये मामला ये हुआ था कि पुलिस प्रशासन ने एक गाइडलाइन निकाली थी जो 10 फुट हाइट थी और 12 फुट चौड़ाई थी। तो सभी ने क्या किया, डीजे वैसे तो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन में बांधे थे, लेकिन 1-1, 2-2 फुट जो बाहर हुई थी उसके कारण पुलिस प्रशासन ने सभी के डीजे उतरवा दी कि 10 फुट हाइट और 12 फुट चौड़ाई ही चलेगी। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको लेकर वापस जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे, कैसे करेंगे? देखो, जैसे पुलिस प्रशासन ने अब बताया है 12 फुट चौड़ाई और 10 फुट हाइट की, सभी डीजे वाले एकत्रित होकर उन्हीं गाइडलाइन का पालन करेंगे और 10 फुट हाइट और 12 फुट चौड़ाई ही रहेगी। तो आगे तक कावड़ भी जाएगी, जिनके कावड़ हाइट में थी उनको भी ये बोला गया है कि 10 फुट हाइट ही रहेगी। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां यात्रा में अब कुछ अलग ही देखने को मिला है। राजस्थान के इस कावड़ का अपना एक अलग महत्व होता है। इस ग्रुप में 20 से 25 सदस्य होते हैं जो कि यात्रा में नीचे ही रहते हैं और 24 कंधे पर ही ये यात्रा रहती है। हरिद्वार से जल लेकर इससे अपने गंतव्य को जा रहे साथ रास्ते में कहीं खाना पीना खाते हैं और पिछले कई सालों में इस यात्रा में आते हैं। इसमें युवा और बुजुर्ग शिव भक्त शामिल हैं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। उनका कहना है कि भोले उनकी मन्नत भी पूरी करते हैं। वहीं जहां एक तरफ धर्म के नाम पर आए दिन लोगों को बांटने की खबर आती है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने एक मिसाल पेश की है। मोहम्मद शमशाद मीर ने आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार के नाम की चादरपोशी करने के लिए वो पिरान कलियर में साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान को अमन पसंद है और उन्हें सरकार की योजनाओं का उतना ही लाभ मिल रहा जितना सभी धर्मों के लोगों को मिलता है। आज आरएसएस केंद्रीय प्रचारक हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर एक हिंद जय हिंद का संदेश लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमन भाईचारा का संदेश लेकर सावन मास के पावन महीने में जो कावड़ यात्री अपनी सच्ची श्रद्धा से यात्रा को लेकर उत्तराखंड की पावन धरती पर आ रहे हैं, उत्तराखंड की पावन धरती पर आ रहे हैं एक श्रद्धा लेकर, भोलेनाथ के मन में श्रद्धा ठानकर, जहाँ तमाम कावड़ यात्री जितने भी आ रहे हैं एक श्रद्धा के पात्र आ रहे हैं और उनका एक मकसद है जल लेकर चलना और भोलेनाथ को जल अर्पण करना। वहीं उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अब जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आने लगे हैं। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने नशे के खिलाफ अपने विधानसभा क्षेत्र में एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। विधायक चमोली ने पुलिस प्रशासन से नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और खुद भी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। उनका कहना है कि अब तक की कोशिशों में खामियां रही हैं जिससे नशा कारोबार बढ़ा, लेकिन अब भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि नशे की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत ही दे ताकि इस गंभीर समस्या से मिलकर निपटा जा सके। कि मेरी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने नशे को लेकर सघन अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है,
ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरावाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों की पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर अभी अब ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है, लोहिया नगर ब्रह्मपुरी में हमारे टारगेट पर है, सुभाष नगर हमारे टारगेट पर है। तो जो भी ये जिस तरह का जहाँ भी नशे का कारोबार है, इस सब पर हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है और बहुत बड़ा स्तर पर हम लोग इस पर काम कर। एक खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन प्रत्याशियों के चुनाव में आने से रोक लगा दी है जिनके नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है। कोर्ट ने इसे पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ बताया। इस फैसले के बाद कांग्रेस सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग को कठपुतली ही नहीं, सरकार का दलाल तक बता दिया। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त तो सुशील कुमार से इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि 54% ग्राम सभाओं में पद नामांकन के बिना खाली है, जो साफ दर्शाता है कि चुनावी प्रक्रिया को मजाक बना दिया गया है। करारा चांटा मारा है भाजपा की सरकार के गाल में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, और मैं तो अब कहने से चूकूंगा नहीं, दलाल बना हुआ है सरकार का। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? किस तरह का आपने आदेश किया? पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आपने आदेश कर दिया कि आप नामांकन ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं करेंगे जो 2 जगह जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, और उसके बाद हाईकोर्ट आपको स्टे दे रहा है। तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार ने ये बेईमानी नहीं करवाई उनसे, तो सरकार को चाहिए कि उनको सैक करे जिसने आदेश किया था। क्या तमाशा बना रखा है आपने पूरे प्रदेश के अंदर? इस आपदा के समय एक तो चुनाव करवा रहे हो, 54% ऐसी ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के पद हैं जो आज खाली पड़े हैं, जिनमें नामांकन नहीं हुआ। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल देहरादून से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ मामला है? हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है? देखिए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने बीच में एक सर्कुलर जारी किया था कि जिन मतदाताओं का 2 सूचियों में नाम है, यानी कि जिन्होंने अभी हालिया दिनों में निकाय चुनाव में अपना वोट दिया और वो अब ग्राम पंचायत में भी प्रतिभाग कर रहे हैं, वहां भी वोट दे रहे हैं, वहां भी आवेदन कर रहे हैं, तो उसको जो चुनाव आयोग है, उन्होंने राज्य चुनाव आयोग ने उसको सही ठहराया था और ये कहा था कि उनका आवेदन इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता कि उन्होंने निकाय में भी प्रतिभाग किया है। अब इसको लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर था। विपक्ष ने इस प्रणाली को पहले ही गलत करार दिया था और विपक्ष ने तो साफ तौर पर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में वो सब इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद एक PIL हुई नैनीताल हाईकोर्ट में, और नैनीताल हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया कि ये परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से ही नियम है कि अगर बिल्कुल इस फैसले के बाद अब सुशील कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या कुछ निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब दिया जाता है, पलटवार किया जाता है, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर बढ़ते आगे। मानसून के दौरान पंचायत चुनाव हो रहे थे, जिस वजह से लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन के सामने चुनौती अब आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने व्यापक तैयारियां की है, फिर भी जनपद के कई हिस्सों से मार्ग अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आ रही, तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड से जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई। वहीं मानसून के बीच पंचायत चुनाव पर युवा जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उससे लगता है कि ये मानसून चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। आज के समय तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। देहरादून से गुजरात के राज्यपाल से मिले हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। उत्तराखंड में होने वाले सहकारिता मेलों के शुभारंभ का
आमंत्रण दिया है। दोनों के मध्य प्राकृतिक खेती और सहकारिता के विषय पर बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है। दोनों के मध्य प्राकृतिक खेती और सहकारिता के विषय पर यह चर्चा हुई है। गुजरात के राज्यपाल से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुलाकात की है। उत्तराखंड में होने वाले सहकारिता मेले का शुभारंभ का आमंत्रण दिया है, न्योता दिया है। दोनों के मध्य कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई विषयों पर बातचीत हुई है। प्राकृतिक खेती और सहकारिता के विषयों पर भी चर्चा की गई है। तो देहरादून में गुजरात के राज्यपाल से कैबिनेट मंत्री की मुलाकात हुई है। बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।